हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का इजी लैंग्वेज ईडू में। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो हिस्ट्री में टॉपिक रहेगा वो रहेगा विदेशी आक्रमण। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था चेर चोल और पांड्य। जैसे आप सभी को पता होगा कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो उस समय जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था उस समय भारत में कई छोटे छोटे राजाओं का पनपना शुरू हो गया था। तो उसी में जो दक्षिण भारत में आए थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य किया था, वो हमने पढ़ लिया है, चेर चोल और पांड्य। यदि आपने देखा नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे कि 2200 साल पहले। ठीक है, 2200 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है, जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ। और जो बृहद्रथ थे, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या किसने की? बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया, अपना सेनापति बनाया था पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग को बनाया था। और पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना शुरू की। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना हुई। और जो शुंग वंश का अंतिम शासक था वो था, शुंग वंश की स्थापना की और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था? देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की? देवभूति था और देवभूति की हत्या कर दी वसुदेव ने। ठीक है, इसकी हत्या की वसुदेव ने, इसकी हत्या वसुदेव ने की। और जो वसुदेव था ये था कर्ण वंश का। ठीक है, कर्ण वंश का, इसने की कर्ण वंश की स्थापना। और जो कर्ण वंश का संस्थापक था वो था वसुदेव। ठीक है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव था। और जो कर्ण वंश का, ठीक है, जो कर्ण वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? तो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा था। सुशर्मा एक डरपोक था, ठीक है, वो डरता था। तो सुशर्मा की हत्या कर दी सिमुक ने। ठीक है, सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की और सिमुक ने कर दी सातवाहन वंश की स्थापना, सातवाहन वंश की स्थापना की, सातवाहन वंश की स्थापना की। और जो सातवाहन थे ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के थे। और इन्होंने किया था, एक तो इन्होंने मध्य भारत और उत्तर में शासन किया था। तो जो सातवाहन थे, ठीक है, ये इनके टोटल कितने शासक थे? 23 शासक थे। और इनमें जो सबसे महान शासक था, ठीक है, इनका जो महान शासक था वो कौन था? वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, गौतमी का पुत्र, गौतमी पुत्र सतकर्णी था, सतकर्णी था। तो जो ये सतकर्णी था, ठीक है, इसने इसे महान शासक माना जाता है। सातवाहन का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। तो सतकर्णी ने 103 ईस्वी से लेकर 103 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, 130 ईस्वी तक शासन किया था। जो हमने देखा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ ने अपना सेनापति बनाया किसको? पुष्यमित्र शुंग को। और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। तो देवभूति ने जो देवभूति था, तो देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने की। और वसुदेव किस वंश का था? कर्ण वंश का था। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और सुशर्मा एक डरपोक था, डरता था लोगों से। तो सुशर्मा की हत्या किसने की? सिमुक ने की। और सिमुक ने सातवाहन सातवाहन वंश की स्थापना शुरू कर दी। और जो सातवाहन वंश था वो महाराष्ट्र के थे। और इनका महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी था, जिसने 103 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक शासन किया था। और सातवाहन में टोटल कितने शासक थे? 23 शासक थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे जो विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे हिंद यवन। हिंद यवन, सबसे पहले हिंद यवनों का आगमन हुआ था भारत में। और ये थे यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के। जो हिंद यवन था इनका जो संस्थापक था, ठीक है, इनका जो संस्थापक था वो था हेमेट्रियस। हेमेट्रियस हेमेट्रियस था। और जो इनका, ठीक है, इनका जो महान शासक था, ठीक है, महान शासक कौन था? तो महान शासक मिलिंडर था, मिलिंडर।
मिलिंडर को ही मिलिंद कहा गया है। मिलिंडर को क्या कहा गया है? तो मिलिंद कहा गया है। और जो हिंद यवन थे, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए थे। दूसरे आक्रमण हुआ शकों का। तो जो शक थे ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए थे। और इनका जो महान शासक था वो था रुद्रदामन। रुद्रदामन था। और इन्होंने लगभग 500 साल तक शासन किया था भारत पर। ठीक है, 500 साल तक, 500 साल तक इन्होंने शासन किया था। जो हिंद यवन थे, तो हिंद यवन का आगमन कहाँ से हुआ था? यूनान से हुआ था। इनका संस्थापक हेमेट्रियस था। और इनका जो महान शासक था वो मिलिंडर था। मिलिंद को कहा गया है। और इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। दूसरा हमने देखी इसमें शक थे वो मध्य एशिया से आए थे। और इनका जो महान शासक था वो रुद्रदामन था। और इन्होंने लगभग 500 साल तक भारत पर अपना राज्य किया। ठीक है। तीसरा हम इसमें देखेंगे कुषाण। ठीक है, जो हमने दक्षिण भारत में जो राजाओं ने शासन किया था वो तो हमने पढ़ लिया है। और हेडिंग डालेंगे आप लोग कुषाण। कुषाण, जो ये कुषाण थे, ठीक है, जो ये कुषाण थे इन्होंने ये 2200 साल पहले ये कहाँ से आए थे? ये चीन के पश्चिमोत्तर से आए थे। ठीक है, चीन के पश्चिमोत्तर से आए थे। और इन्होंने भारत पर इन्होंने 200 साल तक शासन किया था। 200 साल तक शासन किया था। और जो इनका महान शासक था, ठीक है, महान शासक कौन था? इनका महान शासक था इनका कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ने 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक है, जो कनिष्क था इसने 1900 साल पहले शासन किया था। और जो ठीक है, 1900 साल पहले शासन किया था। और कनिष्क ने ही, ठीक है, कनिष्क ने ही शक संवत चलाए थे। शक संवत, शक संवत चलाए थे। और कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया। ठीक है, क्या किया? बौद्ध परिषद का गठन। दूसरा, इसने बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद का गठन किया। जब इसने बौद्ध परिषद का गठन किया तो इसमें कई विद्वानों को एकत्रित किया गया, उन्हें बुलाया गया। और जो विद्वान थे उन्होंने जो उनका विषय था उस पर विचार विमर्श किया। ठीक है, बुद्ध की जीवनी, ठीक है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध की जीवनी क्या है? तो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित, जो बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित है। तो जो बुद्ध चरित के लेखक हैं कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष, जो अश्वघोष हैं, तो अश्वघोष कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। और अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित है इसे मतलब संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। तो बुद्ध की जीवनी क्या है? बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित के जो लेखक हैं वो है अश्वघोष। और अश्वघोष कहाँ रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, इसी समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की जो नई शाखा है, ठीक है, नई शाखा महायान का विकास हुआ था। ठीक है, इसी समय बौद्ध के इसी समय बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? महायान का विकास। महायान का विकास हुआ। तो जो ये महायान था इसमें दो विशेषताएं, इसमें जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो बताया गया था कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं, ठीक है, जो मूर्तियां हैं, जो वहां मूर्तियां थी उसमें बुद्ध को संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया था। ठीक है, मूर्तियों में बुद्ध को संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया। संकेतों के माध्यम से, ठीक है, जो वहां मूर्तियां थी तो उसमें जो बुद्ध को क्या किया गया था? संकेतों के माध्यम से दर्शाया गया था। जैसे बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे जो ध्यान लिया था तो उसमें पीपल का पेड़ का कुछ भाग बनाया गया था। तो वही क्या है? संकेत है। दूसरा हम इसमें देखेंगे बोधिसत्व। दूसरी विशेषता क्या है? बोधिसत्व। तो जो बोधिसत्व होता है, जैसा ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद
एकांत में रहना, एकांत में रहना तथा साधना करना, ठीक है? साधना या प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। जो बोधिसत्व है तो ज्ञान प्राप्त करके, जैसे ज्ञान प्राप्त किया और एकांत में रहकर साध्य या साधना करते थे, ठीक है? प्रार्थना करते थे, तो उसी को बोधिसत्व कहा गया है, ठीक है? उसी को क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया है। आगे हम हेडिंग डालेंगे, जो चीनी तीर्थ यात्री आए थे, ठीक है? जो क्या आए थे? तीर्थ यात्री। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे तीर्थ यात्री, तीर्थ यात्री। तो तीर्थ यात्री वे स्त्री और पुरुष होते थे जो प्रार्थनाओं के लिए, ठीक है? प्रार्थनाओं प्रार्थनाओं के लिए पवित्र स्थानों में जाया करते थे। प्रार्थनाओं के लिए पवित्र स्थानों में जाया करते थे, उन्हीं को तीर्थ यात्री कहा जाता है। सबसे पहले भारत में जो चीनी तीर्थ यात्री आए थे लगभग 1600 साल पहले, ठीक है? 1600 साल पहले फासियन आए थे। कौन आए थे? फासियन आए थे। फासियन आए थे। इसके 1400 साल बाद, 1400 साल बाद आए थे xuanzang, ठीक है? xuanzang आए थे और xuanzang के बाद आए थे लगभग 500 साल बाद, 500 साल बाद आए थे इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। इत्सिंग आए थे। तो जो तीर्थ यात्री होते थे जब आते थे तो अपना वर्णन करते थे और जो भी आने में इनकी जो मुश्किलें थी, जिन जगहों को इन्होंने देखा, जिन देशों को इन्होंने देखा, तो इसका उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था, वर्णन किया था, अपनी किताब में लिखा था और जो किताब वो यहाँ से ले गए, ठीक है? जो किताब वो यहाँ से ले गए, उसके बारे में भी लिखा था। इसका जो तीर्थ यात्री होते थे, ये बुद्ध की जगहों और बुद्ध के मठों को देखने के लिए भारत आया करते थे। तो सबसे पहले कौन आया था? फासियन। जो फासियन थे जब ये जा रहे थे, ठीक है? जब ये वापस जा रहे थे तो इन्होंने तिब्बत से, ठीक है? तिब्बत से अपनी यात्रा शुरू की थी और 2 दिन तो इन्होंने किसी व्यापारी का जहाज पकड़ा और 2 दिन उसमें बैठ गए। फिर क्या हुआ कि अचानक आँधी आ गई, ठीक है? आँधी आ गई और जो व्यापारी लोग थे, वो भी डर गए और उनका जहाज डूबने डूबने लगा था। तो उस समय जो व्यापारी थे उन्होंने अपना सामान बाहर फेंक दिया। उसी में जो फासियन थी इसने भी अपना सामान बाहर फेंक दिया था और जो ये यहाँ से जो मूर्ति और जो पांडुलिपियाँ जो इसने देखा था, जो वर्णन किया था, जो लिखा था, वो जो बुद्ध की जितनी भी मूर्ति थी सब अपने पास रख दिया। सब हमने अपने पास रख दिया, बाकी जितना भी सामान था वो सब बाहर फेंक दिया। तो उस समय क्या हुआ कि 13 दिनों बाद आँधी रुकी, 13 दिनों बाद आँधी रुकी, फिर xuanzang किसी दूसरे व्यापारी के जहाज से जावा पहुँचा और जावा में वो लगभग 5 महीने रहा और 5 महीने के बाद वो चीन पहुँचा, ठीक है? ये था फासियन की कहानी। दूसरा इसमें जो xuanzang था, तो xuanzang उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया से होकर ये चीन पहुँचा था और xuanzang ने जो बुद्ध की सोने-चांदी और चंदन की जो मूर्तियाँ थी और उसके साथ 600 पांडुलिपियाँ 20 घोड़े में लाद कर ले गया था। तो जो xuanzang था, ठीक है? जब ये सिंध नदी पार कर रहा था, तो इसकी जो नाव थी वो उलट गई और उसमें से लगभग जो 50 पांडुलिपियाँ थी वो खो गई है और बाकी जितने भी बचे थे xuanzang ने उसका जो ट्रांसलेट था वो चीनी और संस्कृत में किया था, ठीक है? तो ये थी आज की कहानी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।